बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। आज का प्रोग्राम मैं खतीसे पाक से शुरू करना चाहूंगी कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब बर्थडे हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, कोई अवार्ड मिले, उस पे अक्सर लोग गिफ्ट देते हैं, या फिर अगर बच्चे की प्रमोशन हो जाए तो उस पे गिफ्ट मिलते हैं। तोहफा देना तो एक हमारी सोसाइटी की बड़ी ज़रूरी चीज़ समझी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में गिफ्ट दिए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। जब क्रिसमस का मौका हो तो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ईद के मौके पे भी अगर ईदी नहीं देनी तो डेफिनेटली ईद के गिफ्ट ज़रूर दिए जाते हैं। और स्पेशली जो गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं, एंड मोर देन दैट मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन आजकल की महंगाई के ज़माने में और जिस किस्म की अफरा तफरी फैल गई है, गिफ्ट तो क्या, मेरे ख्याल से कार्ड भी देना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अक्सर जहाँ पे प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलते थे, जोड़ा मिल जाता था, इयररिंग्स मिल जाते थे, चूड़ियाँ मिल जाती थी, अब हस्बैंड का जवाब ये होता है कि सॉरी, आजकल तुम्हें पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके दूंगा, जो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई थिंक एक बात जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि गिफ्ट जो भी हो, जैसा भी हो, होता तो हमेशा प्यारा ही है। क्योंकि जब आपको प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से कोई गिफ्ट किया जाए तो उसकी अप्रिसिएशन अपनी जगह होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे गिफ्ट मिलते हैं जो लगता है कि मोहब्बत प्यार से नहीं दिए गए, शायद किसी गिले या शिकवे में या किसी नाराजगी में दिए गए हैं। जैसे कि मेरी एक सहेली है, उसका हस्बैंड उससे अक्सर कहता था वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो। वो बेचारी कोशिश तो करती रहती थी, नहीं कम होता था, तो उसकी सालगिरह पे उसको वर्जिश की एक मशीन ले दी। वो बेचारी इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मियाँ से लड़ पड़ी, 4 दिन उससे बात नहीं की। मुझे फोन कर दिया कि आके समझाओ अपने भाई को। मैंने कहा क्या हुआ? कहती इतना बदतमीज है कि मेरी सालगिरह पे मुझे उसने वर्जिश की मशीन दी है। उसको पता था मुझे जोड़ा चाहिए, इसको पता था कि मैंने जूते लेने थे, मैंने पता नहीं क्या क्या लेना था, और मुझे उससे वर्जिश की मशीन ले दी। मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने कहा देखो अब वो और किसी तरह मेरी बात नहीं मान रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक्सरसाइज की मशीन ले देता हूँ तो उससे उसका फायदा होगा। अब बात यह है, जरूरी नहीं है जो आपको चीज पसंद हो वो दूसरे बंदे को भी पसंद आए। जब गिफ्ट खरीदें, जब तोहफा खरीदें तो दूसरे बंदे को मद्देनजर रखते हुए खरीदें। मतलब वो जो होता है ना कि कभी कभी लोग फॉर एग्जांपल परफ्यूम अक्सर खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि किस किस्म की स्मेल दूसरे बंदे को पसंद है तो 99% चांस ये है कि वो गिफ्ट जो है वो किसी को आगे दे दिया जाएगा, बिकॉज आप उसको पसंद नहीं करते। तो जब किसी को गिफ्ट दें, एक तो मयारी देने की कोशिश करें। और अगर मयारी का मतलब महंगा नहीं होता, मयारी का मतलब हाई क्वालिटी का होता है। यानी कि अगर फूल भी ले तो अच्छे फूल लें, अच्छी क्वालिटी के लें, वो वाले गुलाब ना लें जिनके अंदर नीचे तिनके लगे होते हैं, क्योंकि जब आप उसको फूलों को फूलदान में डालेंगे तो वो एक दिन भी लास्ट नहीं करेंगे। तो कोई चीज देनी है, 12 गुलाब के फूल ना दें, एक अच्छी क्वालिटी का रोज दें, ताकि दूसरा बंदा उसको अप्रिशिएट भी करे और ज्यादा देर तक एंजॉय करे। बात होती है आपके एफर्ट की और आपके दिल की, एंड ऑफ कोर्स आप कितना को ये यूज करते हैं, यानी कि अपने ब्रेन को। अक्सर औकात खवातीन भी अपने हस्बैंड को अजीब से गिफ्ट दे देती है। जैसे कि अपने हस्बैंड को टाई गिफ्ट करना मेरे ख्याल से एक बड़ी फॉर्मल सी गिफ्ट है। ये इस किस्म का गिफ्ट है जो शायद आपको आपका कोई फ्रेंड दे दे या मे बी कोई बिजनेस कॉलीग दे दे। मतलब बीवी की तरफ से तो फिर ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जो जेन्युइनली हस्बैंड की एक ख्वाहिश हो। जैसे कि अगर म्यूजिक बड़ा पसंद है तो उनको कोई सीडी बना के दें जो आपके हस्बैंड बड़े एंजॉय करते हैं, और वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 200-300 रुपीज आपको कॉस्ट करेगी, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो बात यह है कि चीज वो लें जो दूसरे बंदे को पसंद आए, वो चीज ना ले जो आपको पसंद आए। या फॉर एग्जांपल हस्बैंड को जिम की मेंबरशिप ले दी, कभी आपको वजन बहुत चढ़ा हुआ है, मतलब ये कोई गिफ्ट तो ना हुआ, ये तो जुल्म हो गया। मुझे याद है जो सबसे मीन गिफ्ट मुझे मिला था वो ये था कि मुझे याद है कि मैं 21 की थी और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जो है ना वो एंटी एजिंग की क्रीमों का एक किट दे दी, यानी कि वो जो होते हैं ना जिनसे आपके रिंकल्स और झुर्रियां नहीं पड़ती। मतलब 21 साल की हूँ, ये तुमने मुझे क्या गिफ्ट दी है? अभी की नहीं बात करी, ऑब्वियसली कुछ काफी अरसे की पहले की बात कर रही हूँ। मेरी 21st बर्थडे पे उसने मुझे एंटी एजिंग क्रीम दी। कहती है अब तुमने 20 एंटर कर दिए तो अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। मैं इतनी डिप्रेस्ड हुई, मैंने कहा मतलब अभी से उसने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो बात यह है कि गिफ्ट वो दे जिससे दूसरे बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, डिप्रेशन ना हो। खैर आज हम लोगों की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम सबको कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट जरूर मिला है जो हमें ज्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, एक गिफ्ट जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिला जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत गिफ्ट है और मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, वो है मेरा बेटा जो 23 मार्च 2006 में पैदा हुआ। तो हमजा तो मेरे लिए अल्लाह मियाँ की तरफ से सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन गिफ्ट है जो अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन गिफ्ट नहीं, वो गिफ्ट जो सबसे अजीब था। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहती कि आप नाम लें कि किसने आपको दिया, बट ये जरूर बताएं कि आपको सबसे बुरा गिफ्ट कब मिला, और अगर शेयर करना चाहें तो ये भी बता दें कि किससे मिला। लेकिन आपको सबसे बुरा गिफ्ट क्या मिला
कब मिला और किससे मिला, ये हमारे साथ अगर आप इंसिडेंट शेयर करें तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। राब्ते की इन्फॉर्मेशन 042992000628 पे कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप हमें फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंटर लाहौर पे खतूत। एंड अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक का जो मेरा ऑफिशियल पेज है वो है जुगन काजिम ऑफिशियल, सो www.facebook.com/जुगन काजिम ऑफिशियल पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो कौन सा गिफ्ट है जो आपको सबसे बुरा मिला था, कब मिला था, किससे मिला था। ये जरूर शेयर करें कि क्या मिला था, जरूरी नहीं है कि किससे मिला था। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते आपकी किसी से लड़ाई हो जाए प्रोग्राम के थ्रू, बट जस्ट फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट हमने आज का टॉपिक ये रखा है। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी बहुत ही प्यारी सी शेफ मेजुबीन से। हम आज बनाएंगे रूट वेजिटेबल्स का वीक हम मना रहे हैं, तो आज हमारे जो वेजिटेबल ऑफ द वीक ऑफ द डे है वो है मूली। जी हाँ, हम मूली को बनाएंगे यानी कि टर्निप को, तो उसके बारे में जानेंगे, उसके फवायद क्या हैं और कौन सी डिशेस हम बना सकते हैं, क्योंकि वो भी आजकल इन सीजन है। एंड देन आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर साहब से, जिनसे हम बात करेंगे बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड। आजकल ऑफ कोर्स सीजन चेंज हो रहा है और बहुत से लोग लिख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने में कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए एंड बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत से लोगों को कंजेशन हुई भी है, खांसी हुआ हुआ है, जुकाम हुआ हुआ है, गले में वो जो खिचखिच होती है वो हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जनरली लोगों से रिलेटेड एंड बच्चों से रिलेटेड। उसके बाद आज हम सारा दिन बेसिकली बच्चों की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ही रिसेंटली, बल्कि हमारी एक कॉलर ने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के जो नफ्सियाती मसाइल हैं उन पे भी बात करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, जब माँ बाप एक बच्चे के साथ फेवरेटिज्म करते हैं या ज्यादा उसको फेवर देते हैं तो उससे बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ता है, बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं, और बच्चे जब किसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो उसको हल कैसे करना चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चे बात नहीं करते या डिस्कस नहीं करते और बस अपसेट हो जाते हैं, या लगता है कि डिप्रेस्ड है, या तंग करना शुरू कर देते हैं, या पढ़ाई में सफर करना शुरू कर जाते हैं। तो आज हम ये बातें करेंगे, बट हमारा मेन टॉपिक होगा बच्चों के साथ फेवरेटिज्म, यानी जो एक बच्चे को फेवर ज्यादा मिलती है। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। मिलते हैं फेसबुक के सेगमेंट में। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। एक गलती हो गई, और जब गलती होती है तो इंसान को तस्लीम भी करनी चाहिए और बताना भी चाहिए। मैंने मूली को टर्निप कह दिया था, वो टर्निप नहीं होती, उसको रेडिश बुलाते हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों वो दिमाग में टर्निप आ रहा था, वो गोल सी होती है, ये लंबी सी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जो मूली का नाम अंग्रेजी में होता है वो रेडिश होता है। एक रेड रेडिश होती है छोटी वाली, और एक बड़ी वाली वाइट होती है, जो हम आज बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको सबसे बुरा गिफ्ट कब और किससे मिला, ये जरूरी नहीं बताना, बट कब जरूर बताइएगा, और क्या था वो भी जरूर करें। आलिया मलिक ने वही बात की जो हमने वैसे शुरू में की कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, देने वाले के जज्बात उसमें होते हैं, बुरा नहीं समझना चाहिए छोटी से छोटी चीज को भी। बिल्कुल सही। मलिया कुरैशी का सलाम जुगन, आप भी गिफ्ट सभी अच्छे होते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पेंसिल क्यों ना हो। आयशा खान, एक दफा बर्थडे पर 10 रुपए दिए गए थे तो बुरा लगा, मगर जब बाद में, अच्छा ठीक है, एक दफा भाई बर्थडे पर ने 10 रुपए दिए थे तो बुरा लगा, मगर बाद में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने वो 10 रुपए अपने पास रख लिए। यह आयशा खान ने कहा है। वेरी वेरी स्वीट मैसेज। उसके अलावा अनवर मियां ने कहा गिफ्ट का ताल्लुक तो दिल और जज्बात से होता है, इसलिए गिफ्ट सारे ही अच्छे होते हैं। व्यूअर्स, डेफिनेटली सारे गिफ्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जो गिफ्ट्स की बात आज आपके साथ शेयर करें वो ये कि कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको मिला हो जो आपको बड़ा ऑड लगा हो। जैसे मेरी बेचारी सहेली को जब वर्जिश की मशीन उसके मियां ने दी थी तो बड़ी इंसल्टिंग बात थी। मेरी एक और सहेली को किसी ने, उसके हस्बैंड ने ब्लेंडर दिया तो वो बड़ी अपसेट हुई, कहते आपने मुझे ब्लेंडर क्यों दिया है, कहते तुम बार बार चिड़चिड़ कर रही थी मुझे हैंड ब्लेंडर चाहिए, हैंड ब्लेंडर चाहिए। तो उसने कहा लेकिन बर्थडे में कौन गिफ्ट देते हैं हैंड ब्लेंडर, ये तो किचन के इस्तेमाल की चीज है। तो प्लीज हस्बैंड अपनी बीवियों को ब्लेंडर और मिक्सर और इस तरह की चीजें मत दिया करें। अच्छा, आज हमारे साथ एक कॉलर भी है, साइमा कामरान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
ठीक ठाक हूँ। वैसे आपके तो सबसे प्यारा गिफ्ट जो है वो आपके हस्बैंड ही मिले, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे बुरा गिफ्ट उन्होंने आपको क्या दिया है? उन्होंने मुझे जनाब, अभी हमारे ऐसी एनिवर्सरी होती है जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, तो अच्छा। वो 15 दिसंबर है। अच्छा, तो प्रपोज की भी अलग एनिवर्सरी है? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कालीन दे दिया यार। कालीन? ये वही वाली बात है जो मैं भी ऑनर आपसे बात करने से पहले कहती कि ब्लेंडर दे दिया तोहफे में मेरी दोस्त जी हाँ बिल्कुल। अब देखो वो तो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है यार, मेहमान उसको एंजॉय करेंगे, मैं करूंगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार इतना महंगा कालीन मुझे कोई सेट वेट ही दिलवा देते। क्यों? तो बस ऐसे ही था। तो कालीन पता है, मर्दों को लगता है कि क्योंकि अगर हम किसी चीज की डिमांड करें या कह रहे हैं कि हमें फलां चीज चाहिए, तो हमें वो गिफ्ट के तौर पे चाहिए, वो तो घर की जरूरत की चीज है। हाँ, जैसे कि कालीन। बिल्कुल। अब देखो ना, वो तो मैं तो ये मैंने कहा ये तो अलग वो बजट पे है भाई, ये कोई तोहफे के बजट पे तो नहीं आता। कहते नहीं तुम्हें पसंद था, तुम इतने दिनों से कह रही थी कि देखो ये कालीन कितना अच्छा लगता है, आते जाते तो मुझे दुकान पे दिखाया करती थी, अब मैं तुम्हें लेके दे दी और तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैंने कहा वाह, अब मैं इस कालीन पे बैठ गई कि अपनी एनिवर्सरी मनाऊं। हाँ। कालीन पे बैठ के एनिवर्सरी पिकनिक करें। अच्छा, तो यानी कि अगली एनिवर्सरी पे आपको, वैसे तो आप, मुझे लग रहा है कि आप हर ओकेजन को मनाती हैं, क्योंकि प्रपोज वाली एनिवर्सरी, फिर एक निकाह वाली एनिवर्सरी होगी, फिर वलीमे वाली एक एनिवर्सरी होगी, फिर बर्थडे होगी, फिर बच्चों, मुझे तो लग रहा है कि कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज ऐसे ही होते रहते हैं। अभी हम तो अपनी माहगिरा भी मनाते हैं। माहगिरा वो होती है कि जनाब हमारी 20 मार्च को शादी हुई थी, तो हम हर महीने की 20 तारीख को बाहर डिनर करते हैं। That's so funny, क्योंकि मैं फैसल को कहती हूँ कि मेरी बर्थडे तो 7 जनवरी को है, लेकिन हर 7 तारीख को मेरी अनबर्थडे होती है। हाँ बिल्कुल, अनबर्थडे ना, तो 7 तारीख को मैं उसको डिमांड करती हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए। कहता है जुगर, ये सिर्फ तुम्हारे तरीके और हरबे हैं अपने गिफ्ट्स निकालने के, ठीक है, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब जाहिर ही इतने अक्लमंद आदमी से जब बंदा शादी करे लॉयर से, तो फिर ये मसाइल तो होते ही हैं। तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम चलाकियां मेरे साथ मार रही हो, कुछ नहीं मिलना तुम्हें साथ किसी भी 7 तारीख को बर्थडे के अलावा। अच्छा, आते हैं, आज आपने हमें कुछ सुनाना है गिफ्ट से रिलेटेड। गिफ्ट से रिलेटेड भी है कि मेरा, और एक और चीज भी सुनाऊंगी मैं तुम्हें। ये सेमो जर के तहाइफ, ये अतलसो कम ख्वाब, ये सेमो जर के तहाइफ, ये अतलसो कम ख्वाब, तुम्हारी मेज पे रखूं कहाँ गुलाब के फूल। वाह, है ना, जबरदस्त है ना। जब इंसान उस पोजीशन में होता है कि जब वो किसी को कुछ देना चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि दूसरों के गिफ्ट शायद उसको ज्यादा पसंद आ जाएं, और अब मेरा गिफ्ट कुछ है, कुछ कमतर है, तो फिर ऐसे महसूसात दिल में आते हैं। और फिर इंसान, मैंने तो इसी उससे किया कि गुलाब के फूल में जितनी ताजगी और जितनी खुशबू है वो सेमो ज़र के तहाइफ में नहीं हो सकती। बिल्कुल तो सही। और जो चीज दिल से दी जाती है, बिल्कुल, उसकी खूबसूरती तो एक और लेवल पे। तो शायद कालीन बहुत दिल से आपको दिया गया था मेरी जान। वो दिल से भरा हुआ कालीन था। दिल से भरा हुआ कालीन। थैंक यू सो मच मेरी जान। अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक छोटी सी गजल में तुम्हें सुनाते हैं, छोटी सी मोहब्बत पर। होने लगा यकीन हमें अपनी जात पर, होने लगा यकीन हमें अपनी जात पर, रखा जो उसने हाथ मोहब्बत से हाथ पर। वाह। जब उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये जब वो नाराज होते हैं ना तब मैं कहती हूँ। अच्छा। जब उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, होता है क्यों खफा वो मेरी बात बात पर। ये हर घर की कहानी है। अच्छा। महफिल में जानबूझ के ना आशना रहे, महफिल में जानबूझ के ना आशना रहे, कुर्बान जाऊं आपकी इस एहतियात पर। वाह। हैरत ही क्या जो भर गई दामन में चाहते, हैरत ही क्या जो भर गई दामन में चाहते, कुछ कर्ज हम भी रखते थे अपनी हयात पर। कैसा? वाह, बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे कॉल पे लिया, बहुत अच्छा लगा। मेरी जान, हमारा तो कमाई तो कोशिश तो थी डेली आपको कॉल पे ले लें, लेकिन एक लिमिट होती है ना कॉल पे भी लेने की। बट थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू। ओके, सबने बेसिकली तो ये कहा कि गिफ्ट बहुत अच्छे, लेकिन एक बड़ा फनी सा आया था मैसेज। किसी को उनकी कजन ने एक जूता गिफ्ट में दिया था,
अच्छा किधर गया किधर गया किधर गया? ओके तौर पे डब्बे में। अच्छा मेरी बर्थडे पे एक दोस्त ने जोक के तौर पे डब्बे में बंद एक केला दिया था, माशाल्लाह। तो एक ये भी गिफ्ट मिल चुका है, 1 बनाना। वैसे तो काफी हेल्दी गिफ्ट है और हाई इन पोटेशियम भी, तो नॉट अ बैड गिफ्ट एट ऑल। एक किसी ने अपनी कजन का लिखा था जो मुझे बहुत फनी लगी थी बात, कि उनको उनकी कजन ने एक जूता जो है, एक बूट जो है वो गिफ्ट के तौर पे उनको दिया था, विच आई थिंक इज पर्टिकुलरली। हाँ, अवैस गेंगस्टर ने लिखा है, मेरी बर्थडे पे मेरी कजन ने सिंगल बूट मुझे गिफ्ट दिया था। शायद आई थिंक कॉन्सेप्ट ये था कि एक जूता उनके पास, एक जूता उनके पास, तो जब कभी किसी ने बोरो करना हो तो अगर मैंने पहनना हो तो आप मुझे दे दें, आपने पहनना हो तो मैं आपको दे दूं। इस तरह प्यार भी बढ़ता है और ताल्लुक भी कंटिन्यू करता है। अभी तक ऐसा गिफ्ट नहीं मिला, फैसल रहमान ने कहा है। और भी बहुत से मैसेजेस आए हैं, लेकिन किचन की तरफ जाते हैं। आई एम श्योर कि मेहजबीन को उनके हस्बैंड ने कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट दिया होगा जो उन पे बड़ा नागवार गुजरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगन आपके? बिल्कुल ठीक। और आप बड़ा मुस्कुरा रही थी गिफ्ट की बात पे, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लेते हैं कि गिफ्ट आपको कौन कौन से ऐसे मिले हैं जो आपको पसंद नहीं है? जुगन, हस्बैंड की तरफ से तो कभी ऐसा नागवार वाला कोई नहीं मिला, मगर मेरी कजन ने मेरे साथ बहुत शरारतें बचपन में की हुई हैं। अच्छा। वो मैं सुनाती हूँ आपको कि मुझे कॉकरोच से सख्त एलर्जी थी और मैं चीखें छोड़ती थी जब भी कहीं नजर आता था। उसने मेरी बर्थडे पे एक तो 2 गिफ्ट दिए मुझे ना, और मैं पहले तो बड़ी हैरान हुई कि इसने 2 दिए हैं। जब मैंने वो जो दूसरा खोला, आप यकीन करें कि वो इतना बड़ा बॉक्स था, उसको खोलते खोलते वो 6 उसको खोलना पड़ा 6 दफा में, 6 बॉक्सेस निकले। आपने सोचा अंदर कोई हीरो का पता नहीं क्या है इसमें सरप्राइज। और जब लास्ट वाला निकला और इतना वो लकड़ी का बॉक्स और उसमें कॉकरोच हिल रहा था, और यकीन करें मेरी चीखें निकली। वो मैं गिफ्ट कभी नहीं भूल सकी और मैंने उसको खूब सुनाई। फिर मैंने कहा ये तुमने क्या शरारत की? और 2 गिफ्ट थे, तो दूसरा क्या था? दूसरा शायद कोई बुक थी और पेन था कोई उसमें, या डायरी थी, कुछ ऐसा। अच्छा, मतलब उससे एक गिफ्ट प्रॉपर भी था। ये उसने शरारती जो था ना, शरारती गिफ्ट दिया था। ये किसी को केला मिला गिफ्ट, तो किसी को एक सिंगल जूता मिल गया। बिल्कुल, और वो मुझे आज तक नहीं भूला। बाकी तो तोहफा बेशक एक पेन हो, एक परफ्यूम हो, कुछ भी हो, उसके पीछे जो दिल के जज्बात और मोहब्बत होती है वो तो कभी भी नहीं इंसान भूल सकता। सही सही, बिल्कुल सही आपने कहा। वही वाली बात होती ना कि दिल से दें, चाहे गुलाब भी दें। जिस तरह यू नो फॉर एग्जांपल लाइक साहब जो है स्क्रिप्ट राइटर में, बर्थडे पे उन्होंने बड़ी एक कैलेंडर बनाया जिसपे हमजा भी था और मैं भी थी, और वो पूरा कैलेंडर है और वो मैंने हमजा के रूम में लगाया, उसकी बड़ी वैल्यू है। उमर है, उनकी मदर ने गिफ्ट भेजा एक जोड़ा, वो एक बड़ा प्यारा गिफ्ट था। सिद्रा ने मुझे वॉलेट दिया साथ में, मतलब काफी ज्यादा चीजें सिद्धू ने भी दी। तो बात ये कि कैसर साहब ने बड़ा खूबसूरत गिफ्ट दिया। यू नो, बात ये होती है कि द फैक्ट दैट समबडी मेड द एफर्ट। वहीद ने मुझे डायरी दी, बड़ी प्यारी सी, क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ डायरी में। इट्स द लव एंड द मोहब्बत विद विच आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए ओवर द टाइम। आपने परफ्यूम भी एक बार मुझे दिया था, बड़ा प्यारा। पता है, जो द फैक्ट दैट किसी ने आपके बारे में इतना सोचा और इतना एफर्ट किया और अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए कुछ लेने के लिए गए, केक काटा, मोहब्बत की, मतलब ये चीजें ही होती हैं। जहर तो उन्होंने दुनिया में ही जाना है, लेकिन उसे पता चल, आप बड़ा इंपॉर्टेंट फील करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि लास्ट जो मेरी बर्थडे थी, मुझे याद है आपने बहुत अच्छी तरह मेरे यहाँ पे सारी वो सेलिब्रेट की थी, और वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जुगन। मेरी जान, हम सारे एक फैमिली हैं, एक टीम है। केक भी ना एक दूसरे के साथ काटे तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मुझे याद है, हमें एक लिस्ट बनानी है अपनी पूरी टीम की, ताकि हम लोग अपने केक्स वगैरह सारे काट सके, और वो जिम्मेदारी हम मेजबीन पे डालेंगे, क्या बनाया करें। अच्छा, मिसेस हसन की कॉल है और फिर मूलियों की भी बात करनी है। बिल्कुल, जिनको मैंने गलत नाम बुला लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपको सुबह सुबह हंसता देख के ना, यकीन करें हम सारी परेशानियां भूल जाते हैं और बस हंसने लग जाते हैं। आपको देख के खुशी होती है, एनर्जी मिलती है आपको देख के। थैंक यू। और अल्लाह ताला हमेशा आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन, आमीन। और सवाल बहुत जबरदस्त रखा हुआ है। सबसे बुरा गिफ्ट क्या मिला? सबसे बुरा गिफ्ट हमारी 10th एनिवर्सरी थी, उससे मेरे मियाँ ने मुझे 2 पेप्सी के टिन्स पैक करके दिए, और मैं आपकी लड़ाई हुई भी थी? नहीं, लड़ाई नहीं हुई भी थी, बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो मैंने उसको बड़े, ये मजाक था, ये सीरियस था, ये क्या था? ये मजाक था। और उसके थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे टी सेट, मैंने कहा आपको यही गिफ्ट मिले थे और कोई चीज मार्केट में आपको खाने को लग रहा है, भाई को भूख ज्यादा लग रही थी। हाँ, मुझे लग रहा है निहारी खाने का मूड था, ताकि उसके साथ फिर वो कोला पी लेते।
हाँ बिल्कुल। तो मुझे अभी अपना दुख कम महसूस हुआ जब आपने बताया कि किसी को केला मिला है, किसी को कुछ मिला है, तो मैंने कहा मतलब सोचे फिर भी बेहतर है। कोल्ड वो ड्रिंक मैजबीन के साथ तो हद नहीं क्रॉस होगी ना, उस बेचारी को कॉकरोच दे दिया उसकी कजन ने गिफ्ट के तौर हाँ, पे। तो उससे बेहतर है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल गई। नहीं मेरी जान, आप सोचिए कि मेरे लिए कितना इंसल्टिंग था। 21 साल की उम्र पे मेरी सहेली मुझे एंटी एजिंग क्रीम का सेट देती है कि एंटी रिंकल क्रीम, जिससे झुर्रियां पड़ती हैं उनको दूर करने के लिए। मैंने कहा यार अजय थोड़ा जहा टाइम है क्या, अभी से ये चीजें क्यों दे दी? कहती नहीं जानी तुम्हें ख्याल करना चाहिए ना। मैंने कहा यार एक्सरसाइज की मशीन। ये वही बात हो गई जुगन कि दूसरों के दुख देख के अपना दुख बहुत छोटा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट वो वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो वो बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कुछ भी दिया, एटलीस्ट वो एफर्ट तो किया। सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे वी शुड अप्रिशिएट जब लोग हमारे लिए करते हैं, और याद रखना चाहिए और जरूर उनकी खुशी के मौकों पे उनके साथ भी पार्टिसिपेट करना अच्छा जुगन, एक सवाल है आपसे, मगर आपने इसका जवाब देना है कि आप माशाल्लाह से इतनी स्मार्ट हुई हैं, हमें भी हमारे साथ भी शेयर करें, हम भी आपकी तरह स्मार्ट हो जाएं। मैंने आप हमारे लास्ट ईयर 17 जनवरी को ऑन एयर अनाउंस किया था कि अब मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ, बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ अपने वजन से। ये 17 जनवरी लास्ट ईयर की बात है, मॉर्निंग विद जुगन पे अनाउंस किया था। उसके बाद कंसिस्टेंटली जैसे कि सुबह सुबह मैं बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करती थी। अभी मॉर्निंग में ऑफ कोर्स चाय तो अपनी जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ आई हैव अ बोल ऑफ सूप, ठीक है, वेजिटेबल सूप, जो हाई फाइबर भी होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसके अलावा आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आज हम पराठे बना रहे हैं, हम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मूली के पराठे बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है ना कि बंदा 4 पराठे खा ले या 3 या 2, एक पीस भी तो खाया जा सकता है ना मेरी जान। बात है हाथ हौला रखने की, थोड़ा कम खाने की, क्वांटिटी खाने की कम करने की। यही रेसिपी आपसे लेनी थी ये, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज माय डार्लिंग। वर्जिश के बगैर तो ये सब कुछ एफर्टलेस है, क्योंकि बॉडी को जो है टोन्ड रखने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज और अपनी हेल्दी डाइट रखें और कम मिकदार में खाएं, मगर खाएं जरूर। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लें, फ्रेश, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आप क्या कहेंगी मैजबीन, हेल्दी डाइट में आप क्या कहेंगी? चिकन बिल्कुल सैलेड तो छोड़ना नहीं चाहिए, सैलेड तो आपको लेना चाहिए लाजमी। दोपहर में एक बॉल भी आप ले लो, आपको वो फिल कर देता है। उसके साथ आप बेशक एक बारबेक्यू या कोई वो स्टीम किया हुआ चिकन का पीस भी ले लो। और अगर रोटी तो आप बिल्कुल छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ब्राउन ब्रेड अगर आप नहीं पेट आपका फिल होता तो ब्राउन ब्रेड एक ये वाली चीजें। अच्छा आपने कुछ पूछना था मैजबीन से? है ना, वो होता है कि जैसे गुजारा नहीं होता रोटी के बगैर, रोटी और चावल के बगैर। देन आप ऐसा करें, अगर आपका बिल्कुल भी नहीं होता तो देन हैव हाफ अ रोटी, और वो दोपहर को खाएं। रात को आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। 7 बजे के बाद कोशिश करें कि आप ना लें। मैं अपना आपको बता रही हूँ जो मेरे लिए वर्क की थी चीज, जरूरी नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैं उस तरह से नहीं। बट आपने मैजबीन से भी कुछ पूछना था मेरी जान। अच्छा, मैजबीन से ये पूछना है, मैजबीन ये जो KNN के हम जो नगेट्स वगैरह लेते हैं तो उस तरह घर में नहीं बनते, ये क्या बच्चे फिर शौक से नहीं खाते? इसके लिए अगर कोई आप अच्छी रेसिपी हमें बता दें तो बच्चे जरा, क्योंकि मार्केट से बच्चों को होता है कि बस यही वाले खाने हैं, हमने घर के बने हुए नहीं खाने, तो अगर कोई रेसिपी आप नगेट्स की शेयर करें हमारे साथ। अच्छा बिल्कुल, बल्कि यू गिवन अस अ ग्रेट आइडिया। हम करते हैं कि नेक्स्ट वीक थीम ही ये रखते हैं कि वो चीजें जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि क्रिस्पी चिकन के बर्गर्स होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती इन चीजों के, या नगेट्स हो गए या क्रॉकेट्स हो गए, तो वो सब चीजें जो हमें मार्केट में मिलती हैं, जो आप घर पे बना सकते हैं, जो हेल्दी भी हों एंड एट द सेम टाइम घर पे साफ सुथरी और इतनी महंगी भी ना। बिल्कुल यही है नेक्स्ट वीक, बल्कि अच्छा इन्होंने आइडिया दे दिया है, तो जुगन वाकई हम ये नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। होममेड स्नैक्स का जो हम रख लेते हैं कि जो यू नो फॉर एग्जांपल हम मार्केट से जो चीजें उठाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और घर में आप चेन से हमें जो खाने मिलते हैं, बर्गर मिलते और हैं, घर में सस्ते बहुत पड़ जाती हैं वो चीजें। सही। अच्छा आ जाते हैं आज की रेसिपीज की तरफ। आज हम मूली की बात कर रहे हैं जी। और मूली किडनीज और ब्लैडर के लिए इनकी सफाई करती है। लिवर की खराबी की सूरत में मूली का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। ये दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाती है, मोटापा कम करती है, भूख बढ़ाती है और पेट के तमाम बीमारियों को दूर करती है। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत फायदेमंद हैं। इनका जूस पीने से कहते हैं कि हेपेटाइटिस खत्म हो जाता है। तो ये कुछ जो कॉमन बिलीव्स हैं वो है जी। आज हम 2 चीजें बना रहे हैं जुगन। मूली का ज़ाहिर अब सीजन है, मूली सिर्फ ये होता है कि सैलेड में यूज की जाती है, मगर मूली के पराठे बहुत मजे के लगते हैं। सीजन में जब ये आती है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, कड़वी नहीं होती, वरना अमूमन लोग यही शिकायत करते हैं कि बहुत कड़वी है, हमसे नहीं हजम हो रही या खाई नहीं जाती। आजकल सीजन में है, कड़वी भी नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है मूली के पराठे। और दूसरे हम जो बना रहे हैं वो ग्रेवी वाला इसका सालन, जो मूलियां पालक, हर घर में वो बनता है सीजन में और बहुत वो खुशबू फैलती है फिर घर में। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं ये दोनों चीजें। अच्छा
सबसे पहले जो है मूलियां पालक बनाने के लिए पालक इसमें 1 किलो बॉईल कर लेंगे। उसके अलावा इसमें मूली 2 अदद, प्याज इसमें 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी क्वार्टर चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद और ऑयल इसमें 2 खाने के चम्मच है। पालक हमने बॉईल कर ली और मूली भी जो है स्लाइस कट करके बॉईल कर लें। बेशक इसको हम डाइस कट भी कर सकते हैं या आप मूली और पालक को दोनों को इकट्ठा बॉईल कर लें। उसके बाद है कि इसको मैंने पानी निचोड़ लिया। पालक में हल्का सा उसका जो है ज़ाहिर सारी आयरन टाइम एक ही है दोनों का सेम है जुगन। बहुत ज्यादा पालक को हम लोग करते हैं, पालक को ऊपर चढ़ा के आधा घंटा छोड़ देते हैं, उसकी सारी जो आयरन है वो तो वेस्ट हो गई। कोशिश करें कि 10-12 मिनट से ज्यादा इन दोनों चीजों को आप बॉयल मत करें। ठीक है, तो उसके बाद आपने मसाला बनाना है। 1 प्याज है, हल्का सा उसको सौते किया, लाइट गोल्डन हुई, लहसुन अदरक पेस्ट, टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा दही डाल के नमक मिर्च और हल्दी जीरा सारे स्पाइसेस डाल के आपने भून लिया। उसके बाद मूली और पालक बॉयल की हुई दोनों उसमें डालेंगे और उसको हम कवर करके छोड़ देंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप इसको, यानी बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ये पहले बॉयल है। 15 मिनट आप इसको कवर करेंगे और ये आपकी जो है ग्रेवी रेडी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें सब्ज मिर्चें डाली और इसको हम गरम गरम नान के साथ या पराठों के साथ सर्व करेंगे। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट आवर मूली का पराठास? जो मूली के पराठे मुझे बड़े पसंद है और ऑब्वियसली जब कंपटीशन आता है तो आलू के पराठे जीत जाते हैं, लेकिन मूली के पराठे भी बड़े लजीज होते हैं। बिल्कुल। मूली के पराठे बनाने के लिए मूली 1 किलो, उसको अच्छी तरह धो के साफ करके आपने कद्दूकश कर लेना है। नमक हस्बे जायका इसमें सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, जीरा इसमें 1 चम्मच, साबुत धनिया 2 चम्मच, अनारदाना 2 चम्मच है, हरी मिर्चें इसमें 4 अदद, हरा धनिया हस्बे जरूरत। इसका जो हम आटा गूंदेंगे उसमें मैदा होगा 2 कप, आटा उसमें होगा आधा कप और घी फ्राई करने के लिए हस्बे जरूरत। मैदा आटा मिक्स करके आपने थोड़ा सा उसमें नमक डाला, पानी के साथ गूंद के थोड़ी देर छोड़ दिया और उसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। मूलियों में तमाम चीजें, मूलियों में ये होता है कि जुगन एज इट इज नहीं बनानी चाहिए, इसमें पानी बहुत ज्यादा ये छोड़ देती हैं। पानी अच्छी तरह इसका निचोड़ के उसके बाद तमाम स्पाइसेस आपने डाले, 2 आपने पेड़े बेल के उसमें फिल करके और इनको आपने मक्खन में फ्राई कर लें, घी में फ्राई कर लें, ऑयल में कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। और गरम गरम सर्व करें और 1 पीस खाएं, 10 नहीं। बिल्कुल। चले, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपने कारोबार के लिए बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की यूथ बिजनेस लोन स्कीम से पाकिस्तान का हर नौजवान फायदा उठा सकता है और लाखों नौजवान इससे फायदा उठाएंगे। 20 लाख तक का लोन आप हासिल कर सकते हैं। 100 अरब यानी कि 100 बिलियन रुपए की स्कीम इसके लिए ये लॉन्च की गई है और कर्जे के लिए आपकी वापसी की मुद्दत 7 साल है। 50% कोटा खवातीन के लिए रखा गया है और माजूरों के लिए 4% और शोधा की फैमिलीज के लिए 5%। 21 से 45 यानी कि 21 to 45 एज ग्रुप है जिसके अंदर जिनको नौजवान कंसिडर किया जाता है, विच इज वेरी नाइस। बैंक्स ने स्पेशल ऑर्डर जारी किया है कि बैंक्स को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कि 15 दिनों के अंदर इसको प्रोसेस करना है। नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक से आप रब्ता कर सकते हैं। लोन के लिए लाजमी नहीं कि आप सिर्फ बेरोजगार हों, अगर आपके पास जॉब भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एजुकेटेड नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, ज्यादा उनको कंसिडर किया जाएगा। इस प्रोग्राम की खास बात इसका मेरिट और शफाफियत होगी और सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं रखा गया। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के जो हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं और लेजेंड पर्सनालिटीज हैं उनको हम हमेशा ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, स्पेशली ऑन मॉर्निंग विद जुगन। तो आज पाकिस्तान की रिनाउंड फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस तमन्ना बेगम की 2nd डेथ एनिवर्सरी है। आपने वैसे तो बहुत से किरदार निभाए और बड़ी खूबसूरती से निभाए, लेकिन आप अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत वेल नोन थी और उसके अलावा नेगेटिव किरदार जो है वो बहुत खूबसूरती से अदा करती थी। लेजेंड एक्ट्रेस तमन्ना बेगम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं और जाते हैं ब्रेक की तरफ। कितनी देर से घंटियां बजा रही हो और नवाबजादी बड़े ठाट से यहाँ इस तरह कर रही है। काला हाथ हो सके क्या? नहीं चाची माँ, आप भूल रही हैं, घंटी तो कल से खराब है। तूने जानबूझकर खराब की होगी। ना घंटी बजेगी ना तू आएगी, है ना? नहीं चाची माँ, तेरी पैदाइश को अभी 6 दिन हुए थे कि लंदन से तेरे मरहूम नाना को हार्ट अटैक हो जाने की इत्तला आई। मैं डॉक्टर से इजाजत लेकर फौरन लंदन चली गई और तुझे आया के पास छोड़ गई। अब्बा की मौत के बाद मुझे वहाँ 2 महीने लग गए क्योंकि सारा कारोबार मुझे समेटना था। जब मैं यहाँ पहुँची
तो मैंने आया की गोद में एक के बजाय 2 बच्चियां दी। और हाँ बेटे, मैं तुमसे क्या कह रही थी, हाँ मर्द जो है ना सारे जमाने के एक जैसे होते हैं, अच्छे कम बुरे ज्यादा, पर औरत चाहे तो अपने सलीके अपनी मोहब्बत से मर्द को सर से पैर तक बदल करती है। तुम मेरी बात समझ गई ना? ये बदबू की गड्डी किसने यहाँ रखी है? बाबा लेकर आए थे। गुड और चले, यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं, समझी? जरा इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लेकर खुद फैसला करो। अगर ये इस घर से चला गया तो इसे क्या मिलेगा और हमारे हिस्से में क्या आएगा? मोहब्बत किसे मिलेगी और बदनामी हमें, रोशनी इसका नसीब होगी और अंधेरे हमारा मुकद्दर होंगे। सुकून की जिंदगी ये गुजारेगा और सारी जिंदगी ताने हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मलक शाह नवाज, मैं अपने होनहार बेटे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। कल जो स्याही मेरे और तुम्हारे मुंह पर मरी जाएगी, इसके मुंह पर भी लगनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने सोचा कि हम अपना डे डेडिकेट करते हैं बच्चों को, बिकॉज हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं। सो वी हैव आवर वेरी वेल नोन renowned consultant child specialist with us, Dr. कमरुज़्ज़मान साहब। उनको हमने इनवाइट किया है स्पेशली। 36 दफा प्रैक्टिस किया था नाम, हंस रही थी मगर फिर भी गलती कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। ठीक है अल्लाह का। सर मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया था डॉक्टर साहब कि हम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम के अगर किसी के सवालात हैं तो हमारे साथ शेयर करें, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो मेरे पास इन प्लेस हैं, विच इज आजकल क्या बीमारियां हैं जो सबसे कॉमन है बदलते मौसम में बच्चों के लिए? ये कितना को डेंजरस होता है सीजन चेंज? देखिए ऐसा है कि जब मौसम बदलता है ना जी, जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से फिर गर्मी की तरफ हम जाते हैं तो सेहत के ऊपर एक बच्चे खास तौर पे मैं बच्चों की बात करूंगा तो एक स्ट्रेस बच्चे लेते हैं उस चेंज ओवर में। अब हम आजकल चूंकि सर्दियां गुजर रही हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में ये है कि जो ही बच्चे सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, मौसम सर्द होता है, तो उससे आपने देखा सांस की बीमारियां, और अगर मैं इसको मेन दो में तकसीम करूं तो जिल्द की और सांस की, ये दो बीमारियां बच्चों में हमारी रूटीन प्रैक्टिस में देखने में आती हैं। सही। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। अब सांस में ये है कि जिस तरह नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं जी, जो फिर आगे बढ़ के किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आल्दो अगर ये लिमिटेड रहें तो ये किसी डर की बात नहीं, रूटीन की बीमारियां हैं, लेकिन इनको एहतियात इस वजह से करना ज़रूरी है कि वो बच्चा है, उसके लिए शायद वो आपको बज़ाहिर लग रहा है बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे की सेहत के एतबार से वो एक अहम बात है। लेकिन डॉक्टर साहब दमे की बीमारी जी जो बच्चों में बहुत कॉमन हो गई है, वो तो कोई हल्की चीज तो नहीं, उसमें मैं अर्ज करूँ जी, जो दमे का मामला है ना जी, दमा, और वो इस सीजन में ज्यादा नहीं खराब होता? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि जो दमा है ना जी, उसके कुछ उसको ट्रिगर करने वाले कुछ इरिटेंट्स हैं जिससे दमा ये अगर है, बेसिकली तो ये टेंडेंसी होती है पहले बच्चे के अंदर वो वाला एलिमेंट है जिसको आप दमा कह रहे हैं। इसको आप आम लोगों की समझ के लिए मैं ये कह लूँ कि जैसे अंदरूनी एलर्जी, सांस की नालियों की एलर्जी है। अब एलर्जिक जो जगह है वहाँ पे जब ये मौसम बदलता है, ठंड होती है, तो उससे फिर सांस की नालियों में एलर्जी है वो सिकुड़ जाती हैं, उनका जो रास्ता है, जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, वो सीटियों वाली सांस, सीटी की आवाज आने लग जाती है जिसको वीज कहते हैं। तो ये ऐसे तमाम बच्चे, वो यकीनन माँ बाप को पहले से ही कुछ अंदाजा होता है कि हमारे बच्चे में ऐसी एपिसोड पहले गुजर चुकी है, तो उन्हें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर इस बच्चे को एहतियात नहीं मिलेगी तो उसकी सांस ज्यादा खराब हो सकती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बसा औकात। और फिर ये होता है कि आप ये सोचें, जैसे आपकी व्यूअरशिप बहुत रिमोट एरियाज में भी है, तो मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए खास तौर पे कहूँगा कि आप ये ज़रूर सोचें, दिन का वक्त है, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो ये ज़हन में रखें कि रात भी आनी है, और वो रात आपके बच्चे की बीमारी के एतबार से, जिस बीमारी का आप जिक्र कर रही हैं,
दमे के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अज़ियतनाक तो होगी। उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होगा। रात आपके लिए भी, आप रात में कहाँ मूव करेंगे, आपकी ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं, बच्चे को हॉस्पिटलाइज कैसे करेंगे, डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये आपने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया कि वालिदैन जिनको ये अंदाजा हो कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमजा को एक्चुअली एलर्जीज है ना, और ही इज नॉट एस्थमेटिक बट ही उसको ब्रीदिंग के रात को फॉर एग्जांपल वो सांस लेते लेते उसका सांस अड़ता है, ये वो क्योंकि वही वाला इशू नालियों से गुजरेगा। और यही बात उनके मेरे बेटे के पीडियाट्रिशियन ने समझाई थी मुझे कि भाई तुम इसको जब भी सीजन चेंज होने लगे उससे पहले ही एंटी एलर्जी पे डाल दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम वालिदैन को यही कहते हैं जी। मेरा जो वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा जिन मुल्कों में, मैंने वहाँ देखा है कि लोगों का मेन स्ट्रेस, अब तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस बात को टेकअप किया हुआ है और बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि प्रिवेंशन की तरफ वालिदैन को भी लेके आए। प्रिवेंशन करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है हर तरह से। उसमें बच्चे का भी सुख है, उसमें वालिदैन का भी सुख है, उसमें मुल्क का भी सुख है, उसमें आपकी फाइनेंस का भी बचत है, उसमें आपकी ज़हनी कोफ्त भी कम है और मतलब इट्स समथिंग ब्यूटीफुली मैनेज्ड अगर आप प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले उसी को फिर आप कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो जो आप ब्रेक में भी मुझे समझा रहे थे कि हिफाजती टीके, तो वो सारी बात जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या चीजें हैं जिनसे हमारा बच्चा कम से कम बीमारी की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर बीमारियां भी टच करते हैं। आपने इतनी अच्छी बात की है, इतनी अहम बात है ये। हमारे तमाम वालिदैन जो हैं, जितने भी लोग बच्चों के साथ कंसर्न है, डॉक्टर साहब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उसमें यह है कि हिफाजती टीकों को मैं ये कहूंगा कि इस वक्त कुर्रा अर्ज के ऊपर जो नेमतें इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से मैसर हैं, उसमें हिफाजती टीके बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैं जोर इस पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो बात की है प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन आम लोगों की समझ के लिए मैं कहूँ कि बीमारी के आने से पहले उसकी तैयारी करना। आप इतने तैयार हों कि जब बीमारी हमलावर हो तो आपके बच्चे का जिस्म इतना मजबूत हो कि वो बीमारी उसको नुकसान ना पहुंचा सके, उसको उस तकलीफ में लेके ना जाए, इतना जिस्म मजबूत हो। उसके लिए आपने जिक्र किया हिफाजती टीकों का। आप अंदाजा करें हिफाजती टीके 9 मोहलक बीमारियां, मोहलक का मतलब होता है जिनका एंड रिजल्ट हलाकत भी हो सकती है, जानलेवा हो सकती है या माजूरी का बायस बन सकती हैं। उन 9 अहम बीमारियों के खिलाफ टीके लगते हैं, हिफाजती टीके। पोलियो के कतरे भी मिलते हैं, पोलियो के कतरे हैं, काली खांसी का टीका है, टीबी का टीका है, इसी तशन्नुज के टीके हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका है। और आपको हैरत होगी कि डीपीटी है, ये डिफ्थीरिया, पेर्टुसिस, टेटनस, ये 3 का वो हो गया जी। हेपेटाइटिस का है। फिर आप देखें कि कुछ अरसा पहले तक ही एक टीका था जो प्राइवेट कमर्शियल्स में आता था कि जी जाके उसका पता करें, लगवाएं। वो था गर्दन तोड़ बुखार के खिलाफ और नमूनिया के खिलाफ। अब मैं नाम तो उसका यहाँ नहीं प्रमोट कर सकता, लेकिन आप अंदाजा करें कि वो कॉस्टली था और कॉस्ट वाज 6,000, 5,000, 6,000 रुपए का वो टीका था। आप क्या कहेंगी इसके बारे में कि वो 5-6 हजार का टीका भी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फ्री दे रही है, किसी को फ्री दे रही है। और आप उस टोटल पैकेज को देखें। हमारे पास तो प्राइवेट पेशेंट्स जो आते हैं शाम की प्रैक्टिस में, आप देखें वो लोग आके जो अफोर्ड करते हैं वो कहते हैं जी हम अपने तौर पे लगवाते हैं, हजारों रुपए का वो खर्चा है। और डॉक्टर साहब आप ये देखें, जो एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी, कनाडा में अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं और आपके पास हेल्थ कार्ड बना हुआ है, अगर हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको ये कोई भी टीका वहाँ पे मुफ्त का नहीं लगता, आपको जाना पड़ता है। कहते हैं ना बाहर फ्री होती है, आपका हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो तब आप टीका लगवा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल जाएं और कहे कि जी मैंने अपने टीके लगाने, तो वो आपको वैसे ही टीके लगा देते हैं। किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत कोई हेल्थ कार्ड कुछ नहीं, मतलब हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे एक तरह से इतनी बड़ी इंश्योरेंस है। बल्कि आपको हैरत होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया हुआ है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको इस बात का पता है कि गाँव-गाँव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे वैक्सीनेटर्स जो उनकी ड्यूटी है वो जाते हैं। अब हमारा ये फर्ज है कि हम अपना वक्त निकाल के, आप मजदूर हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आज आप नहीं जा सकते, आप अपनी बीवी को अपनी अम्मी के साथ भेज दें, या आप खुद नहीं जा सकती हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अपनी सास के साथ या अपनी अम्मी के साथ भेजें।
ये जो आप अपना चले और कुछ नहीं तो जो खर्चा अपना फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि कल को बच्चे को कोई भी ऐसी वैसी अल्लाह माफी दे, कल अल्लाह हर किसी के बच्चों को अफ़ज़ो-मान में रखे, आमीन। लेकिन ध्यान तो रखना हमारा फर्ज है, बहुत जरूरी। और ध्यान में देखें, ध्यान जहाँ ये है ना जी कि आप बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बच्चे को पैसे दे रहे हैं। बच्चों का डॉक्टर होते हुए मैं ये समझता हूँ कि इसलिए बहुत बड़ा आपका जो आपका मैं देख रहा था, सुन रहा था शो सुबह, आप जो तोहफा कह रहे हैं, छोटा बच्चा है उसके तोहफे बहुत सारे हैं, उनमें एक बहुत कीमती तोहफा बच्चे के हिफाजती टीके हैं। अगर आप उसे हिफाजती टीके लगवा देते हैं तो आप सोचें हजारों रुपए के वो टीके हैं जो आपको मुफ्त मिल रहे हैं, मुफ्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। आप जब जाते हैं किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की जरूरत नहीं, आपका वैक्सीनेटर आपको वेलकम करता है, आपको टीका लगाता है, आपके बच्चे को कतरे पिलाता है, 9 खतरनाक बीमारियों से आपका बच्चा महफूज हो जाता है। और उनमें एक मौसम के एतबार से हम बात कर रहे थे, उनमें से एक टीका जो है वो निमोनिया के खिलाफ है, जिसकी कीमत 6000 है बाजार में और वो मुफ्त मिल रहा है। अच्छा, अब निमोनिया की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो लेट्स कम टुवर्ड्स द थिंग, बिकॉज आई थिंक इतना तो अब आप लोगों को पॉइंट अक्रॉस हो गया होगा व्यूअर्स के, खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ रही हूं, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, अपनी औलाद के लिए भी आसानी पैदा करें। ये हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का, ये आपकी आगे की पूछते हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। और याद रखिएगा, आज के जमाने में भी अगर किसी के बच्चे को पोलियो डायग्नोज होता है तो ये बड़े दुख की बात है। पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो गया और हम अभी तक इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग पिलवाते ही नहीं है कतरे। लेकिन खैर, आते हैं निमोनिया की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल एक तो हमने सांस की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, पहले से ही उसके साथ डील कर लेना चाहिए या मसला, तो क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चा बीमार होने वाला है? जी, कोई आप पता चल सकता है बीमार होने से पहले? अंदाजा इस तरह से है कि बच्चा ऐसी अल्लाह की मखलूक है जो अपने आप को रिजर्व नहीं करता, वो फ्रीली भागता है, दौड़ता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बातचीत करता है। अब उसमें यह है कि अलामात के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जब बच्चा आपका बीमार होता है तो सबसे पहले उसकी एक्टिविटी का ख्याल करें कि आपका बच्चा एक्टिव था, भाग दौड़ ठीक करता था, अब कुछ सुस्ता हो गया, कुछ उस तरह से अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा, स्कूल में उस तरह से उसकी एक्टिविटी नहीं है। फिर अहम बात यह है कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो खाना पीना कम कर देते हैं। पहले जो बच्चे पहले खा रहे होते हैं वो बिल्कुल ही तकरीबन छोड़ देते हैं। तो बड़े लोग घरों में होता है कि बच्चे एकदम से खाना में इंटरेस्ट लूज कर दिया, लेकिन वो देखें, अगर सिर्फ उसने इंटरेस्ट लूज किया, बाकी सारा सेट ऑफ सिम्टम्स जो है, सारी अलामात मैं 2-3 कहूँ, अगर वो खाना कम कर दे, साथ में वो सुस्त है, खेल नहीं रहा, थक रहा है, बैठ गया है, उतना एक्टिव आपको नहीं लग रहा, और साथ में दूसरी अलामात हैं जैसे खांसी हो रही है और खांसी बढ़ती चली जा रही है, बुखार है तो बुखार आपने देखा पहले जरा कम था, अब तेज होने लग गया है, ज्यादा वक्त बुखार में गुजरता है, तो ये चीजें फिक्रमंदी की बात है, कोई खौफ की बात नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब फिक्र करें, आपके पास किस स्टेज पे आना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार हो गया ऑलरेडी तो बीमारी तो आ गई। जी बिल्कुल, उसमें ये है जी, मैं फिर वही कहूंगा जो आपने बात की कि एक तो ये कि हमें इन बीमारियों से, किसी बीमारी के आने से पहले हमें उसकी तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे इतने माड़े हैं, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इतने से तीलियां घूम रही होती है, मुझे सब कहते हैं ना कि हमजा का वेट कंट्रोल करो। मेरा एक बात जरूर कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बीमार बहुत कम होता है, शुक्र, और अगर होता भी है तो थोड़ी देर के लिए होकर ठीक हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर साहब, इतनी तीलियां घूम रही हैं आजकल। देखिए, मैं आपकी इस बात को इस तरह से अपने नाजरीन तक पहुंचाऊंगा कि ये प्लीज खुदारा इस बात को समझने की कोशिश करें, खास तौर पे जो बेटियों वाले हैं। ये बात दुरुस्त है कि वजन ना बेटियों का ना बेटों का बड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 साल के बच्चे को कौन डाइटिंग कराता है? लेकिन आप जहन में रखें कि बच्चे का अगर उसकी एज के साथ अप्रोप्रिएट वजन नहीं है, जो उसकी मुनासिबत है वजन की, अगर वो नहीं है तो ये कोई आप कार खैर नहीं कर रहे। आपके ख्याल में है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा बड़ा स्लिम स्मार्ट सा है, स्मार्टनेस उस एज में नहीं चाहिए, उसको नशो नुमा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक उसका वजन उसकी एज से ज्यादा हो, अप्रोप्रिएट, मुनासिब, जो उस उम्र पे मुनासिब वजन है होना चाहिए। कद भी निकलना है, बच्चों की एक्टिविटी हमारे से 50 गुना ज्यादा होती है, 24 घंटे वो घूम रहे होते हैं। अब बात ये कि जिस तरह के आपने कहा लेथार्जिक, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जिनके बच्चे इतने स्लिम हैं कि एक तो हर वक्त बीमार हुए होते हैं और दूसरी बात मतलब गिर पड़ रहे होते हैं, 3 मिनट खेल के बैठ जाते हैं। हम लोग तो डॉक्टर साहब याद नहीं है 4-4 घंटे नाचते रहते थे बाहर। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि बच्चे का वजन उसकी उम्र के मुताबिक रखें, एक बात। दूसरी, निमोनिया का जिक्र किया आपने कि कब डॉक्टर के पास जाएं। देखें, अगर बच्चे की खांसी मुसलसल हो रही है, बुखार बढ़ता चला जा रहा है और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई है, तकलीफ से बच्चा सांस ले रहा है, सांस की रफ्तार बढ़ गई है, मोटा सा फार्मूला है उन वालिदैन के लिए जो इसको समझ सकें। 1 साल तक 50 आप बच्चे की जो भी कपड़ा है उसको ऊपर करें,
छाती आपको चलती हुई नजर आ जाएगी। आप घड़ी के ऊपर 1 मिनट तक टाइम देख के गिन लें कि कितने सांस ले रहा है बच्चा आपका। अगर 1 साल से कम उम्र है और वो 50 या 50 से ऊपर सांस ले रहा है तो उसको ले जाएं डॉक्टर पे। ज्यादा चांस ये है कि वो निमोनिया है, और निमोनिया फेफड़ों के अंदर की सोजिश है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, बच्चे के लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। और अगर 1 साल से उम्र ज्यादा है तो फिर 40, 1 साल से कम 50 सांस की रफ्तार, और 1 साल से ऊपर 40। सीधा सा फॉर्मूला है वो देखें। और टेम्परेचर जो है उसको प्लीज, ये भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारे पास माएँ आती हैं, वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं हाथ लगा के हमने चेक किया जी बुखार था, बुखार नहीं था। देखें दुनिया तरक्की करके कहाँ चली गई है। अगर हाथ से ही चेक करना था तो थर्मामीटर किस लिए आया? थर्मामीटर बहुत महंगी चीज नहीं मुझे है। भी बड़ी डांट पड़ी थी जब 2 साल का था कि भाई तुम कह रही हो उसको बुखार है तो कितना था? हाँ, मैं कहा तेज। हाँ तेज, नरम, डॉक्टर साहब ने कहा तेज क्या जवाब होता है? कोई जवाब नहीं, ठीक कह रही हैं आप। अब उसमें ये है, मेरी गुजारिश है, एक सस्ती सी सादा सी चीज है जिसके लिए बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझने में। थर्मामीटर लें, और हमेशा जब आपको लगे आपके बच्चे को बुखार है तो डॉक्टर के लिए ये बहुत अहम है कि बुखार कितना है। अच्छा। तो उसमें ये है कि ये एहतियात जरूर करें, और अगर जरूरत है तो डॉक्टर पे जल्दी जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्योंकि टाइम खत्म हो गया, एक जल्दी से अगर हमें कुछ टिप्स दे दें, आजकल के सीजन में क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि बच्चा बीमार हो ही ना? अच्छी खुराक, अगर हिफाजती टीके लगे हुए हैं तो बेहतर, नहीं लगे तो लगवाएं। बच्चे को खेल कूद का मौका दें, ठीक जी। उसके वजन को उसकी उम्र के मुताबिक रखें, उसको लुक आफ्टर करें, जनरली देखें उसकी जो जरूरत है खाने पीने में उसको पूरा करें, नहीं है तो उसके पीछे लग के जिस तरह भी हो उस बच्चे को इस तरफ लाएं कि अच्छी खुराक रखे, अच्छा उसका वजन हो, हिफाजती टीके लगे हुए हों, तो इंशाल्लाह सब। और डॉक्टर के पास कितना रेगुलरली बच्चे को ले जाना चाहिए नॉर्मल जो होता है? नॉर्मली तो ये है जी कि जो रिकमेंडेशंस हैं, जो चीज़ें जो कही जाती हैं वो तो ये है कि कम अज कम आपको साल में 3 चेकअप्स के लिए किसी भी बच्चों के मुस्नद डॉक्टर के पास, उसमें वो डॉक्टर ने क्या करना है, वो ये करते हैं कि उसकी नशोनुमा ठीक हो रही है या नहीं, उसका इम्यून सिस्टम, मदाफती निज़ाम ठीक काम कर रहा है या नहीं, और अगर कोई बूस्टर शूस्टर लगने हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपको नहीं पता, वो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। आप बेहतर है कि अगर विजिट्स 1-2 कर लें तो उसमें आपके बच्चे की तैयारी हो जाएगी आने वाले वक्त की। तो आपका बच्चे की अच्छी नशोनुमा होगी, अच्छा कद करेगा, अच्छा वजन होगा, और इंशाल्लाह अच्छी शख्सियत निखर के बाहर आएगी जब बड़ा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस, इट वाज अ प्लेजर। अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं, इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, वही बात जो बार बार कहते हैं, हिफाजती टीके बच्चों के जरूर लगवाएं, उनका ख्याल रखें, और जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 साल के बच्चे को डाइटिंग कराएं। आगे जाके वो खुद ही अपना जो बेड़ा गर्क करना होगा कर लेंगे डाइटिंग वाइटिंग के लिहाज से। प्लीज बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें। बचपन में अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो फ्यूचर भी उनका हेल्दी और ब्राइट होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम बच्चों की बीमारियों की और सीजनल चेंजेस की बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो अक्सर चेंज नहीं होती वो ये है कि घर में अगर कोई एक बच्चा फेवरेट हो जाता है या कोई एक बच्चा ज्यादा अटेंशन लेता है, जरूरी नहीं है कि वो फेवरेट वाला हो सकता है वो सबसे ज्यादा मसाइल खड़े करने वाला बच्चा हो, लेकिन एक बच्चे को जो कहते हैं ना लिफ्ट ज्यादा मिलती है, तो उसके मसाइल क्या होते हैं, और आगे जाके जब बच्चा हैंडल नहीं होता या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल से मुराद के मतलब आपकी किसी पास बात ही नहीं सुन रहा, तो फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस मामले को हल करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को तंग करना शुरू हो गए हैं, अब ये हो क्यों रहा है? क्या फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं? क्या माँ बाप टाइम नहीं दे रहे? क्या टू मच टाइम दे रहे हैं? क्या मसला है? ये आज हम आज के अपने मेहमानों से जानेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राहत नवीद मसूद हमारे साथ रेगुलरली प्रोग्राम में हिस्सा बनती हैं। जब भी हमारा कोई ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे हमें जेन्युइन एडवाइस चाहिए होती है तो हम डॉक्टर साहिबा को जहमत देते हैं। एंड शी इज वेरी काइंड, शी ऑलवेज कम, शी इज अ पेंटर एंड एजुकेशनिस्ट एंड टुडे आल्सो हियर एज अ होम मेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि एज अ पेरेंट भी आपसे एडवाइस लेनी, क्योंकि पहले एक इंटरव्यू में जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी बच्चों से रिलेटेड एंड योर ओन एक्टिविटीज एट होम। तो हमने सोचा एज अ होम मेकर भी आज आपसे बात करें। एंड वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर इमरान एजाज हैदर, ही इज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं और हैं रेगुलर हिस्सा। ही इज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एट मॉर्निंग विद जुगन। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम अगेन। अच्छा, फेवरेटिज्म की बात हो रही है, अगर आप ये समझा दें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि फेवरेट बच्चा
या सबसे ज्यादा जिस बच्चे को टेंशन मिलती है वो वही होता है जो सबसे लाडला होता है या जो सबसे ज्यादा एफर्ट करता है, या जैसे अगर एक भाई है 4 बहनों में, लेकिन फेवरेटिज्म कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, तो थोड़ा अगर ये आप एक्सप्लेन कर दे फेवरेटिज्म है क्या? जी, फेवरेटिज्म से मतलब ये ले जाता है कि अक्सर हमारा देखा गया कि कल्चर में कि अगर एक बच्चा को जरा मैनर्स में अच्छा हो जाता है बाकी बच्चों से, एक बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इवन कि एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा सा खूबसूरत होता है या थोड़ा सा प्रिटी होता है, तो अक्सर माँ बाप की अटेंशन उस बच्चे की तरफ जब वो तवज्जो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और जो दूसरा बच्चा होता है वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है कि वो निगलेक्ट होना शुरू होता है। तो माँ बाप की जो ये नहीं कि माँ बाप तो इक्वली अटेंशन देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन क्योंकि ये चंद खुसूसियत ऐसी होती हैं जो कि माँ बाप को पसंद होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, उसके अच्छे मैनर्स होंगे, अच्छा बच्चा है ये, तो उसकी तवज्जो जब उस बच्चे की तरफ ज़्यादा हो जाए, उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है या उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो ये फेवरेटिज्म में आती है। और जैसे आपने भी कहा है कि चाहे ये फेवरेटिज्म फिर अगर वो उसकी हर बात मानी जाएगी तो वो फेवरेटिज्म माँ बाप तो पॉजिटिव करें लेकिन वो नेगेटिव फेवरेटिज्म में भी जा सकती है। एंड व्हाट अबाउट वो बच्चे, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने ये भी तो देखा होगा कि एक बच्चा बहुत ज्यादा अटेंशन मांगता है, तो एक अब अगर एक को ज्यादा मुझे कहते हैं ना लिफ्ट मिल रही है, तो फिर दूसरा जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू हो जाता है घर के अंदर ताकि उसको लोग, तो इसके बारे में आप हमारे साथ अगर कुछ शेयर करें तो। मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो तवज्जो। बच्चा जो है ना वो तवज्जो मांगता है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो माँ बाप हैं, स्पेशली मदर, क्योंकि बाप तो जाहिर है इतना उसका टाइम घर में नहीं होता, तो माँ का ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है, तो माँ को इतना विजिलेंट, इतना उसको होना चाहिए समझदार कि वो इस चीज़ को भांप ले कि किस तरह से बच्चे, अगर आप समझ रहे हैं कि वो टेंशन मांग रहे हैं, तो फिर आप उसको कॉम्पनसेट करें, उनको आप दें वो टेंशन। तो ये एक माँ की एक समझ, उसकी इंटेलिजेंस, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इंसान को कैसे, सबसे पहले तो बच्चों के साथ एटीट्यूड होना कैसा है डॉक्टर साहब, फ्रॉम मतलब नफ्सियात के नजरिए से? अगर घर में 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटियां हैं, बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, तीसरा फॉर एग्जांपल बेटा हुआ, अब माँ बाप क्या करें? नेचुरली बाप की इंक्लिनेशन बेटे की तरफ होती है, जबकि कहते हैं कि बेटियां बाप की होती हैं, लेकिन बापों को भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा हो, हमारा बेटा हो। तो घर पे एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अब एक बच्चा बड़ा लायक है, एक बेटा हो गया और एक बच्चा बीच में बिल्कुल ही इग्नोर हो रहा है। जी, एटीट्यूड से मेरा ख्याल भी होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं जी, माँ बाप को चाहिए, जिसने अभी मैडम बात करी है कि तवज्जो से मतलब ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये कल्चर में है, जैसे आप करें कि अगर एक बेटा हो गया, बाकी 2 बेटियां हैं, तो बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, खाना बेहतर दिया जाता है, खाना बेहतर दिया जाता है, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। अगर वो बच्चा आपका बड़ा बच्चा है तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो असल में जो प्रॉब्लम ये होती है जी कि वो बाकी बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं। कैसे निगलेक्ट करते हैं कि जो मैं अभी बात हो रही थी पहले भी कि कम्युनिकेशन उससे ख़त्म होना शुरू होती है, उसकी बात सुनी भी नहीं जाती है, और उसकी बात अगर वो कुछ वो कह रहा है या वो कहना चाहता है उसको टोटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं माँ बाप, जिसकी वजह से घर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बच्चा जिसको तवज्जो नहीं दी जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसमें ये डेवलप होता है कि ये शायद मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। एक ये सेकंड, एक वर्ड यूज होता है सिबलिंग राइवलरी, कि बच्चों में आपस में फिर वो होता है कि वो उसको ज्यादा बेहतर समझाता है, मुझे बेहतर समझाता है, और बच्चे माँ बाप को ओपनली कहते हैं कि आप बड़े की बात सुन लेती हैं, आप बड़े को ये करके देती हैं, मुझे तो पूछती नहीं है। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। आपा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है मेरी बहन, तो क्योंकि आपा बहुत प्यारी थी, मतलब उसके ब्लॉन्ड बाल थे और नीली नीली आंखें थी आपा की, और मैं काला बाल, ब्राउन आईज टाइप, तो मैं बिल्कुल ही ना। और एक बार मेरी बहन ने मुझे कहा, तुम्हें पता है तुम अडॉप्टेड हो, तुम्हें गोद लिया हुआ है। कुछ 6-7 साल मैं ये सोचती रही कि मुझे गोद लिया हुआ है, और फाइनली एक दिन मैं भाग गई ना मामा के सामने 12 साल की उम्र पे, मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि मुझे गोद लिया हुआ है। फिर तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा आपा ने। तो ये करते हैं भाई बहन एक दूसरे के साथ। ये करते हैं जी, और उसकी वजह से वो फिर बच्चे के अंदर जो डिप्रेशन की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, उसी बच्चे में एंग्जाइटी की अलामात आनी शुरू होती हैं, और उसी में जो कहते हैं कि वो बच्चा फिर अपनी तवज्जो लेने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स करते हैं। सिंपल, जो माँ बाप अक्सर शुरू में सुबह उठ के कहेंगे जी मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मुझे खांसी लगी है, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें जो छोटी छोटी होनी शुरू हो जाएं, तो बिल्कुल जिस तरह कहने मैंने कि माँ को वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये बच्चा नॉर्मल से हट के बातें शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर साहब एज अ पेरेंट आप मुझे क्या कहें, एंड ऑफ कोर्स एज अ टीचर ऑल्सो आपने स्टूडेंट्स के साथ डील किया होगा, जो आपको नजर आ रहा है कि अब इनको प्रॉब्लम है, पहले एज अ पेरेंट अगर बताएं, देन एज अ टीचर एज वेल, क्योंकि बहुत सी खवातीन एज अ प्रोफेशन टीचिंग की तरफ जाती हैं, नेचुरली इंक्लाइंड होती हैं, तो इन दोनों चीजों को जरा आप कवर कर पाएंगे कि अगर प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप उसके साथ डील कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चा कभी नहीं आके कहता आई हैव अ प्रॉब्लम,
आपको ही कुछ करना पड़ता है। हाँ, वो ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस में है कि जो बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा है स्टूडेंट, तो फिर जब भी उसको टटोला ना तो कुछ ना कुछ उसके घर में कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अक्सर टीचर्स अगर वो मतलब उसके नतीजे में वो ये होता है कि वो बच्चा जो है ना वो अपनी पढ़ाई को या अपने काम को निगलेक्ट करता है। अक्सर टीचर्स उसको डांट देते हैं कि भाई तुमने ये नहीं किया, लेकिन ये है कि उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में ये है कि टीचर को उस बच्चे की उसको साइकोलॉजिकली डील करना पड़ता है और उसको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एंड अल्टीमेटली वो बच्चा उसको ओवरकम कर लेता है। आपको उस सिचुएशन में कभी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बिकॉज डांट से तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो आप जितनी उसको शफकत देंगे, जितना आप उसको प्यार देंगे, तो वो बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल अपने आप जो भी उसकी इनहिबिशंस या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ओवरकम करने की कोशिश करता ज़रूर है। सही है। एंड ये भी देखा है कि जब आप ओवर किसी को तारीफ, अगर कोई टैलेंट, जैसे आप ब्रेक में एक बात बता रही थी, प्लीज वो शेयर कीजिएगा, जिस तरह आर्ट स्टूडेंट्स की आप बात करेंगे। जैसे फाइन आर्ट्स है ना, उसमें ऑब्वियसली एक टैलेंट, एक आपकी गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है, वो हो तो फिर ही आप इस मजमून में जाते हैं। तो अक्सर ये देखा है कि अगर आपने ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत गिफ्टेड है, टैलेंटेड है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब उसमें भी टीचर को केयरफुल होना पड़ता है कि आप किस हद तक उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि जब आपने ज़्यादा उसकी की तो वो उसके बाद तो वो ऐसे करके बैठ गया कि मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, पेंटिंग खुद ही बन जाएगी, स्कल्पचर खुद ही अपने आप को फॉर्म कर लेगा। और उसकी फिर ये होता है कि अक्सर ऐसे मेरे सामने कई एग्जांपल्स हैं जो फिर ग्रो ही नहीं किए, वहीं पे रुक गए। उसके बरक्स जो थे, जो स्लाइटली रिलेटिवली लेसर टैलेंटेड, वो ज्यादा मेहनत के साथ वो आगे निकल गए। तो डॉक्टर साहब अब मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर कि जब हमजा वाज बोर्न एंड उस स्टेज पे हमजा माशाल्लाह 8 साल का होने वाले, तो 8 साल पहले तो यही कहा जा रहा था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब कहते हैं टू मच नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव बातें करते हैं या जरा ये कहते हैं कि यू मस्ट इम्प्रूव, तो बच्चा फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हम ब्रेक के बाद ये डिस्कस कर लें, टू मच तारीफ भी नहीं करनी, बुराई भी नहीं करनी, डिफरेंस भी नहीं करना बच्चों में, तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा दोनों से ये जानेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला हो जो सबकी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर वो हमारे साथ शेयर करें कि क्या करना चाहिए जिससे तवाजुन यानी कि बैलेंस आ जाए, जहां बच्चा एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो लेकिन अपने आप को टू मच भी ना समझना शुरू हो जाए और पढ़ाई लिखाई में भी ठीक रहे लेकिन एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इन्वॉल्व हो। ये सब कुछ जानेंगे ब्रेक के बाद। आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा और प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने फैसला कर लिया है कि हम बच्चों की एज ग्रुप्स को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि छोटी उम्र में जब मतलब ऑब्वियसली जब बच्चे थोड़े बोलना शुरू कर दें और एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाएं तो से लेके टीन्स तक क्या बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट्स का घर पे, एंड देन टीन से लेके आगे तक जो एडोलेसेंस का स्टेज है वो डॉक्टर साहिबा कवर करेंगी। तो डॉक्टर साहब आपसे हम स्टार्ट करेंगे, जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही कंफ्यूजन थी कि कितनी अटेंशन दे कितनी ना दे। ओवर टू यू। इसमें ये होता है कि बच्चों के साथ अक्सर ये माँ बाप ये मैं देखा ही करते हैं जी कि जो अगर वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देना शुरू करते हैं यानी कि तारीफ़ करना शुरू करते हैं तो उस बच्चे की तारीफ़ करते जाते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर वो लड़का है तो उसकी हर अच्छी पॉजिटिव पे उसकी तारीफ़ करेंगे और कोई नेगेटिव एक्सपेक्ट सामने आता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली अगर लड़कियों के साथ भी किया जाता है तो, और कई दफ़ा वो नेगेटिव जो होती है रीइंफोर्समेंट या क्रिटिकल स्टेटमेंट्स जो हम देते हैं माँ बाप अक्सर, तो उसकी वजह से बच्चे के ऊपर उसके काफ़ी उसकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब इट्स यू हैव टू कीप ए वेरी फाइन बैलेंस। और एक जो माँ बाप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चे को जब तनकीद का निशाना बनाते हैं या क्रिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो जनरली कहेंगे तुम हो ही बुरे। ये एक वर्ड एक ऐसा यूज होता है कि तुम बुरे हो और करते ही चले जाएंगे और करते जाएंगे। बात ये होती है कि बच्चा कोई बुरा नहीं होता है, उसके जो बिहेवियर है इंसान को उनको चाहिए कि उस पर फोकस करें कि आपने ये जो काम अभी किया है इसको आपको ऐसे करना चाहिए था।
या ये काम गलत किया आपने, ज़्यादा दिन कहना कि बच्चे है ही बुरे। तो आई थिंक कि अगर जो बच्चे की तारीफ की जाए और बच्चे को अगर नेगेटिव का एक फाइन सा बैलेंस रखना चाहिए। बात यह है कि अगर बच्चे की ज़्यादा तारीफ करते जाएंगे तो उसमें ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ, यानी तो वो फिर आगे जाके जब बच्चा बड़ा होता है तो वो भी उसके दिल में बात बैठ जाती है, तो वो उसके ज़हन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, वो कॉल लेंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, और फिर ऑफ कोर्स हाथ उठाना, क्योंकि टीन्स में भी बिल्कुल छोटी एज में और टीन्स में भी दोनों स्टेज पे हाथ उठाया जाता है और उसके क्या बच्चों के जहन पे असरात होते हैं ये भी टच अपॉन करना जरूरी है। लेकिन सायरा की कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सायरा, आपका क्या सवाल है? बस ये सवाल नहीं है, मुझे बस यही शेयर करना है, जैसे आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं, एक तो पहले ही आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप बोलती भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और दूसरी बात ये करनी है कि जिस तरह से आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेटियों को मतलब इग्नोर करते हैं या बेटों को, तो मेरी भी माशाल्लाह 2 बेटियां और 1 बेटा है, मगर मतलब ये आदमी के नेचर पे होता है इंसान के, अगर वो इग्नोर करता है तो सबको ही करता है, बेटों को या बेटियों को। इस तरह से नहीं होता कि बेटियों को इग्नोर किया जाए या बेटों को, इस तरह से कभी भी नहीं होता। मतलब आप देखें अगर कोई सायरा, ये आपके घर में ये आपका प्रॉब्ली ज़रफ़ैन, ये प्रॉब्ली आपकी पर्सनालिटी टाइप है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक्स्ट्रा लाड अक्सर जो बच्चा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज्यादा प्यारा हो या अगर बेटा बहुत चाहिए हो तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। आप प्रॉब्ली नहीं करती तो आपको ये बात ऑड लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली देखा हुआ है मैंने। ऑड की बात नहीं है, आप जनरल बात नहीं करी ना, मतलब एक जनरल नहीं होता इस तरह के बिल्कुल इग्नोर करें। हाँ होता है, कई फैमिली में होता है, मैं आपको गलत नहीं कह रही, आप बिल्कुल सही है, जाहिर है आप इतने प्रोग्राम करती हैं, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। नहीं, प्लीज। नेचर की भी इंसान की बात होती है कि जो पेरेंट्स बदतमीज होते हैं वो हर बच्चों के साथ होते हैं और जो अच्छे होते हैं वो अपने हर बच्चों को लेकर चलते हैं। अब हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड ने बेटे को भी अच्छी तरह पढ़ाया और बच्चियों को भी अच्छी तरह पढ़ाया। अब देखे ना सायरा जी, सायरा जी जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं खुद ऐसी फैमिलीज को देख चुकी हूँ जहाँ पे वो जो ना बच्चा आफ्टर बच्चा किया कि हमें बेटा चाहिए, एज अ रिजल्ट 6 बेटियां 1 बेटा, फिर उस 1 बेटे को सिर्फ पढ़ाया और 6 बेटियों को पढ़ाया ही नहीं। अब देखे ना कि ये तो हम देखते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही जो फॉर एग्जांपल आपकी तरह पढ़े लिखे बैकग्राउंड के हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको बस ये ख्वाहिश होती है कि पुत्र होए ते पुत्र नु पढ़ाएं। मैं आपको यही बात कह रही हूँ बेटा कि जो पढ़े लिखे नहीं होते ना वो तो इस तरह कर लेते हैं, मगर पढ़े लिखों की सोच इस तरह की नहीं। अगर आपने खुद पढ़ा है तो आप अच्छा बुरा देख चुके हैं तो आपको हर चीज का पता है, और जाहिर ये होता है, मतलब लोग डाइवोर्स भी दे देते हैं अगर बेटे नहीं हो तो, इस तरह से भी होता है। ये आप सही कह रहे हो, हम बस मैं यही चीज शेयर करना चाह रही थी, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सायरा जी, थैंक यू। ठीक है, इसी जो माँ बाप बड़े जो गुड पेरेंट्स होते हैं ना, जो बैलेंस रखते हैं, उनको बड़ी स्ट्रेंज लगती है ये बात कि नहीं ये नहीं होता, बट बिकॉज इस फोरम पे बैठे हुए इतने ऑड चीजें और इतनी ऑड चीजें लोगों के मुंह से सुन चुकी हूँ। पढ़े लिखे लोग विद PhDs जब बैठ के कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा ये, हमारा बेटा वो, अच्छा नहीं आपका बेटा ये, नहीं 3 बेटियां लेकिन मेरा जो बेटा है, एंड यू लाइक बेटियां, मतलब बेटियां तो खैर चलें, ये तो एक और टॉपिक है। तो एडोलेसेंस में किस तरीके से किस बच्चों से डील करना चाहिए, टीचर्स को और पेरेंट्स को? देखें, ये थोड़ी सी उससे पीछे भी मैं जाऊंगी कि पेरेंट्स एंड टीचर्स दे आर रोल मॉडल्स, और पेरेंट्स का ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चा जब जैसे बड़ा हो रहा है तो उसको उसकी इस चीज़ की वो अवेयरनेस, इस चीज़ की समझ वो पैदा कर दे बच्चे में। सपोजिंग एक बच्चा, उसने देखा पेरेंट ने कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसको माँ को आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कि अच्छा इसने बोल दिया कोई बात नहीं, उस बच्चे को उस वक्त समझाना चाहिए ताकि उसमें वो शनाख्त हो जाए कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है। तो वो जो ये बेस होती है बेसिकली आपका, किस चीज़ पे आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या चीज़ होती है, इट्स बेसिकली योर वैल्यूज़, कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी जो भी डीलिंग्स होती हैं सोशली या विच एवर वे, आपकी पर्सनली एक दूसरे के साथ, तो आपकी जो एक ऑनेस्टी है, एक आपकी बेसिक जो आपका एक इंट्रिंसिक जो आपकी चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ योर डीलिंग। तो उसमें ये जो होता है कि पेरेंट्स को अगर उसने देखा रविश बच्चे में कि ये गलती पे जा रहा है, तो बच्चे को बड़े प्यार से, सख्ती मैं आई वुड नेवर रेकमेंड कि आप किसी बच्चे के साथ सख्ती करें। सख्ती करनी पड़ती है एक हद तक, लेकिन ज़्यादा जो मेरे एक्सपीरियंस में ये कि बच्चा प्यार से ज़्यादा सुधरता है।
तो फिर जब हमारे पास आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उस वक्त तक वो काफ़ी पुख्ता हो चुके होते हैं अपनी आदत से। इसलिए घर में जो एक बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो सिखानी बड़ी ज़रूरी हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरे वालिद ने अपने वालिद के ऊपर एक छोटा सा एक तहरीर की हुई थी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था उनके बारे में कि वो जब छोटे थे, मेरे दादा जो थे वो एक सरकारी मुलाजिम थे, तो वो ज़ाहिर है फाइलें घर में आ जाती थी काम की, जो उन्होंने काम करना होता था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे वालिद ने स्कूल का काम था और उनके पास स्याही और वो कलम नहीं थी, तो वो चले गए अपने वालिद के दफ्तर में, वहाँ से उन्होंने वो उठा के और वो शुरू कर दिया अपना होमवर्क। जब मेरे दादा ने वो देखा तो उन्होंने कहा, बेटा ये दफ्तर की चीज़ें, ये मैं ना खुद ना मैं अपने बच्चे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उनको वो ले गए, बाज़ार से लेके दी, कलम दवात हर चीज़। तो वालिद ने ये लिखा हुआ है कि मैं उस दिन से मेरे सब चीज़ क्लियर हो गई कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। सो दीस आर लिटिल इंसिडेंट्स, छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक मशअले राह बन जाते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो फिर मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो घर में क्या तालीम दे रहे हैं। फिर ज़ाहिर है टीचर्स को चाहिए कि अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से टीचर्स भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, और मुआशरे में जो आप देख रहे हैं कि एक वैल्यूज़ की जो तोड़ फोड़ है वो वो आपके सामने ही है। तो फिर भी टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है, उसकी एक मॉरल ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को खुद भी गुरेज करे और अपने स्टूडेंट्स को ये आगे पास ऑन करे। इसमें ऐड कर दूं? डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड कर ले, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता था कि जैसे मैडम ने कहा कि हमारे जो कल्चर के जो बेसिक जो प्रॉब्लम शुरू हो गई जी, कि विद द ईरा ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हमारे माँ बाप बिकॉज अपनी क्योंकि बिजी हो जाते हैं, तो वो बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जाके देखिए, कभी ज़रा ऑब्जर्व करें कि अक्सर अगर 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, तो माँ बाप जगह बैठे होंगे, बच्चे नीचे बैठ के आराम से अपने आप को या टेक्स्ट कर रहे होंगे या फेसबुक पे स्टेटस अपलोड कर रहे होंगे। सो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद पीपल हु आर नॉट देयर। तो माँ बाप को चाहिए कि आई थिंक जो बेसिक जो जैसे आप फाउंडेशन की बात करी थी, वो फाउंडेशन कम्युनिकेशन से बनती है। सही। अगर आप माँ बाप बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे, लेकिन कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, एक होती है मुंह से अपने बच्चे से बात करना, और एक होती है जिसको नानो कहती थी हाथ चला के, जो बहुत गलत है। आई डोंट थिंक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम हर लेवल पे और हर स्टेज पे हाथ उठाने से तो मना ही किया जाता है। ब्रेक के बाद हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और उसमें ये बात जरूर हम टच अपॉन करेंगे कि जब हम अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं तो उसके नफ्सियाती असर क्या होते हैं। बिल्कुल भी के बचपन के स्टेज पे होते हैं और फिर एडोलेसेंस में भी करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, किचन में जाती डालना बड़ा जरूरी है जब परांठे बन रहे होते हैं। बिल्कुल जुगन, परांठे रेडी हो चुके हैं। परांठे आर रेडी। रायता भी इसके साथ मैंने बना दिया है और हमारी जो मूली पालक का वो सालन है वो भी रेडी है। वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि मूली पालक को आप मूली वाले पराठे के साथ ही खाएं, मूली ओवरडोज हो जाएगा। रेगुलर पराठे या प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी ये सालन लगेगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी से बाकी के तैयार कर दो, भूख लगी है। अच्छा, अव्वल तो मूली के पराठों की तरफ जहन मुतवज्जो हो गया है, लेकिन लेट्स कंक्लूड व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ताकि वी कैन गैदर आवर थॉट्स। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब विल एंड आपकी बात पे क्या कहेंगी आप? बड़ी प्यारी बात करी थी ब्रेक में कि अपने एग्जाम्पल से सिखाना चाहिए, तो वो भी बात अगर हम यहाँ पे हाँ, आपको ये नहीं कि आपने बच्चे को बार बार कहना है कि भाई ये तुम करो ये ना करो, आप खुद बी एन एग्जाम्पल योरसेल्फ, और फिर बच्चे खुद ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हमारा जो माहौल है वो जिस तरह से बदल रहा है तेज़ी से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि बच्चे जो हैं उन अपने वो गेम्स एंड व्हाट नॉट बहुत आगे हैं, वो निकल चुके हैं। मोबाइल अब कंप्यूटर भी है, गेम कंसोल भी है, सब कुछ, और छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर अब हम उस चीज को उस टेक्नोलॉजी की यलगार को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें उसको डील करने के लिए हमें तरीके सोचने हैं कि किस तरह से हम जैसे ये चीजें आ रही हैं, हमने इनको किस तरह से करना है कि बच्चे जैसे उनको हर चीज की एक्सेस है, हर तरह के नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी है। भाई सारा दिन अगर आप मोबाइल पे खेलेंगे तो आपका बच्चा भी आपको देख के खेलेगा, वो कहेगा मामा बिजी है या बाबा बिजी है, तो फिर
एग्जाम्पल मैं भी लगा रहता हूँ। वो भी है, लेकिन एक बात जब एक गैजेट आपके पास आता है तो एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमने इसको देखना है कि क्या ये कि ह्यूमन एक चीज़ है, बट देन हमने उसको कैसे करना है कि अगर आपके पास एक हर तरह के नॉलेज की बच्चों के पास एक एक्सेसिबिलिटी है, आपने उसको कैसे मॉनिटर करना है, आपने उसको कैसे देखना है। अब उसमें फिर ये है कि आपका और बच्चे का जो इंटरेक्शन है या बच्चे का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर या आपका बच्चे के ऊपर, यू हैव टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। ये मतलब ये बड़ा ज़रूरी होता है बच्चे को कॉन्फिडेंस हो ये कि भाई हमारे माँ बाप हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और जब आप ट्रस्ट करते हैं वो बच्चे अक्सर नहीं कोई ऐसा गलत काम करते। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमें उन चीज़ों को, जैसे यू आर ऑल्सो सेइंग कि हमें वर्कशॉप्स या ये चीज़ें कि किस तरह से इन मसलों को हम इनके बारे में हम बात करें, इन चीज़ों के बारे में। अब वेस्ट में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वो कुछ ना कुछ रूल्स बनाते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सिनेमा है, वेब नैनी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ सिनेमा में एक सर्टेन एज ग्रुप के ही उसके बाद नहीं जा सकते। हम उन चीजों का नहीं ख्याल करते। छोटे से बच्चे को फजूल सी फिल्म देखने के लिए ले जाते हैं, बिल्कुल, जिससे एवं बच्चे का जहन खराब होता है। तो ये चीजें चूंकि वेस्ट में ये पहले आ रही हैं तो उनको भी इन चीजों का ख्याल है एंड वो मेजर्स ले रहे हैं। अच्छा, एंड डॉक्टर साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू से कंटिन्यूइंग विद व्हाट डॉक्टर साहब आर सेइंग? इसमें बिल्कुल अभी ये बात बिल्कुल ठीक हो रही है। तो असल बात में वही आती थी कि बच्चों को आप जो माँ बाप होते हैं, बिकॉज ऑफ दी सो मेनी रीजंस, आप कह लें कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गई हैं, घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, तो बीवी ने भी काम करना है और हस्बैंड भी काम कर रहा है, तो माँ बाप का जो रोल है, पेरेंटिंग का रोल, वो थोड़े से बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए वो माँ बाप जब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो वो उसको बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, या कि तुम थोड़े से बिजी हो जाओ, उसको कंपनसेट कर लेते हैं। व्हाट एज, आई नो बड़ा एक मुश्किल सा सवाल पूछ लिया क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किस उम्र पे बच्चे को मोबाइल दे देना चाहिए? अगर आप खुद भी, मतलब ये नहीं खेलने के लिए मगर कम्युनिकेशन के लिए, ये बड़ी एक डिबेट चल रही है अरसे से, आपका जो मशवरा है पर्सनल एज अ डॉक्टर? देखिए जी, जो एज ग्रुप रफली बिटवीन 16 to 18 में, जहाँ जैसा भी मैडम बात करें कि अगर बच्चों को पहले ट्रस्ट दिया जाए, उसको सिखा दिया जाता है, तो 16 to 18 की एज होती है जहाँ पे आप बच्चों को, क्योंकि वो अपने पीयर्स के साथ भी घूमता है, अगर आप उससे वो चीज़ ले भी लेंगे तो वो कहेगा जी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट एज टू गिव देम, बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हाँ जी हम फ़ोन लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वही बात होगी ना कि माँ बाप बजाय बच्चे से खुद बात करने के। मेरा 8 साल का बच्चा मुझे कह रहा है मामा आई वांट अ मोबाइल। हाँ मैं कहा मेरे नाल खेल ले, की हो गया? कहता है नो आई वांट माय ओन। मैंने कहा चक्कर ही कोई नहीं है, आप अभी 8 साल के भी नहीं हुए। जी हाँ, क्या हो गया आपको? तो वो होता है कि बच्चे उसमें मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बच्चों से कम्युनिकेशन जब खत्म हो जाती है तो माँ बाप भी अपने घर में बड़े इजी होकर बैठे होते हैं, तो वो वहाँ से बच्चों की दूरी शुरू हो जाती है जी। और उसमें फिर जिस तरह भी बात है कि बच्चे अपनी गेम्स में खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा तो फिर वही बात है कि अगर बच्चे ने अपनी अम्मी से कोई इरिटेबल हो गया है, गुस्सा किया, बदतमीजी की है, तो माँ ने जाके अब्बू को शिकायत कर दी कि आपका बेटा ऐसा करता है। बाप उठा बगैर सोच समझे बच्चों को रख के 2 थप्पड़ मार दिए पकड़ के। तो वो बात ये है कि वहाँ पे वही बात है ना कि फिर फिजिकल में आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे जब बांधते नहीं बात। तो ये सबसे बड़ा, मैं तो आपके थ्रू सारे माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के कम्युनिकेट करें और अपनी एंग्जाइटीज को दूर करके उसके साथ बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। एक तो फैमिली भी आपकी अच्छी रहेगी और आप काफी हद तक पुरसुकून रहेंगे। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। हमारे तो अब रेगुलर पैनलिस्ट हैं दोनों, एंड वी आर वेरी 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 ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम अगेन। थैंक यू। शेफ मेजबीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जुगन। आज का हमने दिन बच्चों को डेडिकेट किया। वैसे तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते कम से कम एक दिन बच्चों को डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ से 2-3 बातें मेन निकली हैं। एक, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, किसी एक बच्चे को टारगेट भी नहीं बनाना चाहिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। दूसरी बात, प्रॉब्लम स्टेम करती है पेरेंट्स से। अगर आप अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, आप फाउंडेशन अच्छी सेट करेंगे, तो आगे जो पौधा निकलेगा या जो आपके बच्चे होंगे वो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होंगे। एंड थर्डली, कम्युनिकेशन इज की। आपस में कम्युनिकेट करें ताकि एक हेल्दी हाउस होल्ड हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।